वेलकम टू द सेशन। आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मिसलेनियस क्वेश्चंस पार्ट 1 विद कोर कंसेप्ट्स। देखिए, कोर कंसेप्ट्स का मतलब है ग्रामर के बेसिक फंडामेंटल रूल्स जिनका इस्तेमाल करके अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, चाहे वो फ्रेज रिप्लेसमेंट हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, डबल फिलर्स हो, क्लोज टेस्ट हो या क्लोज टेस्ट के अलावा पैसेज हो। हर जगह कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ग्रामर के कोर कंसेप्ट्स इन्वॉल्व होते ही हैं। इसीलिए जितने प्रकार के क्वेश्चंस भी अब तक हमने डिस्कस किए हैं उसमें हम नाउन या प्रोनाउन या आर्टिकल जैसी चीज़ों को बेस लेकर के चल रहे थे, लेकिन आज के सेशन से हम जो है वो प्रीवियस पेपर्स के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस को लेकर के सीधे चल रहे हैं, जिसमें स्टार्टिंग आज के सेशन में हम डबल फिलर्स से करेंगे और इसके साथ साथ एरर डिटेक्शन भी हो सकता है, क्लोज टेस्ट भी हो सकता है, बहुत प्रकार के क्वेश्चंस हो सकते हैं। लेकिन मेरी बात ध्यान से समझिएगा कि सारे प्रॉब्लम, सारे पॉइंट्स जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज इंग्लिश के सेशन में, वो सब प्रीवियस पेपर्स के क्वेश्चंस के आधार पे और उसके बेस पे होंगे। और इस बार कोर कंसेप्ट्स हम क्वेश्चंस के प्रीवियस पेपर के पैटर्न पे ही डिस्कस करते चलेंगे। इसीलिए मिसलेनियस क्वेश्चंस पार्ट 1 कंसेप्ट वाला पार्ट आज जो शुरू हो रहा है वो पहले के मुकाबले में थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस क्वेश्चंस पार्ट 1 विद कोर कंसेप्ट्स। मतलब कोर कंसेप्ट्स मिसलेनियस क्वेश्चंस के बेस पर एक्सप्लेन किए जाएंगे, अलग से नाउन, आर्टिकल, प्रोनाउन, सिंटैक्स, सब्जेक्ट, वर्ब, अग्रीमेंट, वर्ब, टेंसेस वाले क्वेश्चंस नहीं होंगे। ठीक है, सिर्फ प्रीवियस पेपर के बेस पर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट, फिल इन द ब्लैंक्स एक्सरसाइज 1 मल्टीपल। देखिए, मल्टीपल चॉइस वाले हिस्से हैं, मतलब इसमें देखिए पहला फिलर ये है, दूसरा फिलर ये है, जिसके लिए 1, 2, 3, 4 और 5 पॉइंट्स हैं, जिनमें से कोई एक वर्ड बिल्कुल सही बैठेगा, एक वर्ड का कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही बैठेगा इन दोनों फिलर्स में। ठीक है, डैश डैश रिपोर्ट is the one which if submitted will lead to problems in the long run। कह रहा है कि इस प्रकार की रिपोर्ट्स, जो भी प्रकार होगा जो इन ऑप्शंस के वर्ड्स को बैठाने पे समझ में आने वाला है, ठीक है, तो इन पॉइंट्स को रखेंगे यहां। तो ये सेंटेंस कह रहा है कि जो भी इस तरीके की रिपोर्ट्स हैं, वो जो रिपोर्ट है वो एक ऐसी रिपोर्ट है जो सबमिट की गई अगर, तो प्रॉब्लम्स आगे आएंगी लॉन्ग रन में। मतलब अगर इस प्रकार की रिपोर्ट को सबमिट कर दिया गया तो निश्चित रूप से आगे चल के समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है या पड़ेगा। ये सेंटेंस का हिंदी का ट्रांसलेशन बन गया। ठीक है, अब देखिए हमने आपको ट्रांसलेशन बता दिया, अब वर्ड्स को बैठा करके साथ में रीड करते हैं। ठीक है, कैटेगोरिकली सबमिटेड रिपोर्ट is the one which if submitted will lead to problems in the long run। पहला ऑप्शन। दूसरा, officially compiled report is the one which if submitted will lead to problems in the long run। तीसरा, unethical compiled report। चौथा, timely submitted report। और लास्ट है, improperly compiled report is the one which if submitted will lead to problems in the long run। अब देखिए, ये सारे वर्ड्स जो हैं कॉम्बिनेशंस में हमें चेक करने पड़ेंगे कि कौन सा कॉम्बिनेशन सबसे सही बैठ रहा है। सारा जो रूल है ग्रामर का, साथ में वोकैबुलरी वर्ड्स के मीनिंग है, इन सारी चीजों के बेस पर है। ठीक है, कैटेगरी वाइज सबमिट की गई रिपोर्ट समस्या उत्पन्न करेंगी, ऑफिशियली कंपाइल्ड रिपोर्ट से समस्या उत्पन्न करेंगी, अनएथिकली कंपाइल्ड रिपोर्ट से समस्या को उत्पन्न करेंगी। यहां देखिए, अनएथिकली का मतलब है एथिक्स का ऑपोजिट, मतलब उसूलों के हिसाब से, ईमानदारी से कोई कार्य करता है कोई व्यक्ति तो उसे एथिक्स कहा जाता है। ठीक है, और अनएथिकल मतलब बेईमानी से प्रस्तुत की गई रिपोर्ट्स जो है। ठीक है, तो एक पॉइंट तो ये कुछ हद तक सही बैठ रहा है, लेकिन एथिक्स का मतलब जो होता है वो जनरली जो है मॉरल कंडक्ट से रिलेटेड होता है। ठीक, लेकिन अभी तक इन दोनों के मुकाबले में ये ऑप्शन थोड़ा सही लग रहा है। टाइमली अगर सबमिट कर दिया जाएगा रिपोर्ट तो फिर समस्या होने की संभावना कम होगी, इसलिए ये लॉजिक अच्छा नहीं बैठेगा। इम्प्रॉपरली हो सकता है, मतलब कायदे से नहीं बनाई गई रिपोर्ट जो है अगर सबमिट कर दी जाती है तो वो आगे वाले आने समय में समस्या उत्पन्न कर सकती है। तो देखिए, जो दो ऑप्शंस आंसर में हो सकते हैं उसमें एक तीसरा और एक पांचवा ऑप्शन है। अब इन दोनों में से कौन ज्यादा बेहतर है ये हमें डिसाइड करना होगा। तो चलो भाई देखते हैं आंसर क्या हो सकता है। देखिए आंसर क्या निकला, इम्प्रॉपरली कंपाइल्ड रिपोर्ट्स।
भाई अगर रिपोर्ट्स आधी अधूरी है, इम्प्रॉपरली है, मतलब सही से उसको जो है कंपाइल नहीं किया गया है, उसमें डेटा मिसिंग है, सही जानकारी मिसिंग है, तो जाहिर सी बात है समस्या तो फिर होनी ही है। इस वजह से प्रॉपरली कंपाइल्ड रिपोर्ट्स के लिए ध्यान रखिएगा, एक वर्ड जो है कंपाइल्ड बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ध्यान रखिएगा ये कंपाइल्ड जो वर्ड है ये रिपोर्ट्स के संदर्भ में ही यूज़ होता है, इसीलिए यहाँ पर कंपाइल्ड वर्ड जो है वो बहुत ही अच्छा बैठ गया इस रिपोर्ट के बेस पर। लेकिन अगला वर्ड तो ये था, पहला जो वर्ड था, फर्स्ट वाला वर्ड जो था वो इम्प्रॉपरली है, क्योंकि यहां कंपाइल्ड क्या है, वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने वाला शब्द क्या होता है, एडवर्ब होता है। इसलिए मेरी बात ध्यान रखिएगा, जो ये वर्ड है अनएथिकल, ये एडजेक्टिव है, इसीलिए ये आंसर तो ये भी हो सकता था, ये भी 100% हम इस आंसर को गलत साबित नहीं कर सकते, लेकिन हम ग्रामेटिकली कर सकते हैं कि ये एक एडजेक्टिव है। और यहां पर चाहिए क्या हमें, यहां चाहिए हमें एडवर्ब, क्योंकि रिपोर्ट नाउन है, नाउन के पहले आता है एडजेक्टिव और इसके पहले आता है एडवर्ब, और यहां कंपाइल्ड जो वर्ब है वो इस्तेमाल किया गया है एडजेक्टिव की तरह, तो एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आना चाहिए, और ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं है, इसलिए आंसर नहीं लिया जा सकता। आई होप यहां तक आपको ये बात समझ में आई होगी। देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन था, ग्रामर के बेस पे एक आंसर कैंसिल हुआ, दूसरा सही हुआ, वरना दोनों आंसर बिल्कुल सही लग रहे थे। चलिए दूसरा देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, What we have here is a या an, जो भी होगा fill in the blanks उसके हिसाब से, dash and dash opportunity many people would never thought of getting। हमारे सामने जो है वो एक ऐसी रेयर और एंड अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटी है, ऑफन या प्रिडिक्टेबल अपॉर्चुनिटी है, रेयर या गोल्ड अपॉर्चुनिटी है, या हार्डली और एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है, या एक्स्ट्राऑर्डिनरी या ऑर्गेनाइज्ड अपॉर्चुनिटी है। ये हमारे पास इस प्रकार का अवसर है जो बहुत सारे लोगों को जो है कभी मिल ही नहीं सकता, मतलब बहुत सारे लोग ऐसी अवसर के लिए, ऐसे अपॉर्चुनिटी के लिए पूरी जिंदगी जो है तरसते रह जाते हैं, लेकिन उन्हें वैसी अवसर प्राप्त नहीं होते जैसा हमें मिला है। ये सेंटेंस का हिंदी का ट्रांसलेशन बनेगा, ठीक है। अब देखिए, अब रेयर एंड अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटी, या ऑफन अक्सर मिलने वाली, और प्रिडिक्टेबल अपॉर्चुनिटी। तो प्रिडिक्टेबल तो जो पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जिसका अंदाजा लगा सकते हैं, अक्सर मिलने वाली है तो वो तो दूसरों को भी मिल सकती है, यहां कह रहा है दूसरों को कब मिलेगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन उतना आंसर सही साबित नहीं होगा। अब देखिए यहां पर रेयर अपॉर्चुनिटी, देखिए दोनों में दिया हुआ है, सही लग रहा है। यहां अनप्रेसिडेंटेड है, यहां गोल्ड अपॉर्चुनिटी। हाँ, अपॉर्चुनिटी वर्ड के लिए आपने सुना होगा सुनहरा अवसर, तो गोल्ड वर्ड से रिलेटेड वर्ड आ सकता है, लेकिन ये गोल्ड लिखा है और वहां कहते हैं सुनहरा अवसर, हिंदी में, इंग्लिश में गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो अगर ये गोल्ड की जगह ईएन और होता इसमें, तो ये आंसर बिल्कुल सही हो सकता था। इस बेस पर इसके आंसर होने की संभावना थोड़ी सी क्या हो गई, डाउन हो गई, ठीक। हार्डली और एक्सीलेंट, ये दोनों बातें एक साथ सही नहीं बैठ रही, क्योंकि हार्डली का मतलब मुश्किल से, नहीं के बराबर या शायद ये होता है, और एक्सीलेंट का मतलब गजब की, तो दोनों बातें एक साथ नहीं मैच करेंगी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्गेनाइज, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी तो हो सकती है, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज का मतलब व्यवस्थित, तो व्यवस्थित तो इंसान होता है ना कि अवसर होता है, इसीलिए ये ऑप्शन इसकी वजह से गलत साबित हो जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम आंसर एक्सप्लेनेशन में क्या सही है। तो देखिए भाई आंसर क्या निकला, फर्स्ट वाला निकला, रेयर। जो अभी हमारे सामने है वो एक रेयर मतलब बहुत मुश्किल से मिलने वाली, और अनप्रेसिडेंटेड मतलब नेवर डन और नोन बिफोर, और ना देखा ना सुना ऐसा अवसर हमारे सामने प्रस्तुत है जो मुश्किल से, नहीं के बराबर या शायद ही मिलता है, या कभी किसी ने देखा भी और सुना भी नहीं है। ऐसा अवसर हमारे सामने आया है जो बाकी के बहुत सारे लोग वर्ल्ड में ऐसे हैं जिन्हें ऐसा अवसर कभी मिलता ही नहीं है, ऐसे अवसर को मिलने की बात वो सोच भी नहीं सकते हैं। तो यहां देखिए अनप्रेसिडेंटेड और रेयर दोनों ग्रामर मीनिंग में बिल्कुल सही बैठ गए, इसलिए आंसर ये दोनों वर्ड बिल्कुल सही होंगे, ठीक है। दैट इज व्हाट वी हैव हियर इज अ रेयर एंड अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बेस पर आंसर ये बिल्कुल सही बैठ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए फिर से डबल फिलर है, इसे भी हमें ध्यान सॉल्व करना होगा। द ब्रिज वॉज श्योरली ब्रोकन, बिल्ड, ऑक्यूपाइड,
sabotaged या threatened by some criminals, engineers, rogue, antisocial या special elements which resulted into several deaths later. ब्रिज मतलब पुल, ठीक है, सेतु। कह रहा है सेंटेंस की जो ब्रिज है, जो पुल है, जो सेतु है, वो निश्चित तौर पे तोड़ दिया गया, बनाया गया, कब्जा कर लिया गया, ऑक्यूपाई कर लिया गया, सैबोटाज कर दिया गया या डराया गया किन्हीं क्रिमिनल्स के द्वारा, इंजीनियर्स के द्वारा, रोग या एंटी सोशल या स्पेशल एलिमेंट्स के द्वारा, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई आगे चल के। ये सेंटेंस का हिंदी का बेस्ट पॉसिबल ट्रांसलेशन हो सकता था जो मैंने आपको बताया। अब यहां पर यह सवाल है कि कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही बैठेगा और कैसे। अब देखने वाली बात यह है कि यहां पर श्योरली जो वर्ड है ये एक एडवर्ब है, जिसके बाद जनरली नाउन या अगर एडजेक्टिव की बात की जाए या नाउन की बात की जाए या वर्ब की बात की जाए तो वर्ब के एडवर्ब के बाद हमेशा जनरली वर्ब आता है। तो देखिए ये सब वर्ब्स है, कौन से फॉर्म में है, देखिए वॉज है, बाई लगा है तो मतलब पैसिव वॉइस में है, तो पैसिव वॉइस के हिसाब से सब ही पास्ट में है भाई, ठीक है। तो इसका मतलब है मीनिंग के बेस पे। अब भाई ये कह रहा है कि ब्रिज जो है 100% बनाया गया था कुछ इंजीनियर के द्वारा, जिसके द्वारा कई लोगों की डेथ हो गई, तो ये बात उतनी अच्छी नहीं बैठी क्योंकि ये तो बनाने के सेंस में है और यहां पर सेंटेंस तोड़ फोड़ करने से संबंधित ज्यादा लग रहा है, तो इसे हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके तहत अगर हम कहते हैं तो देखिए यहां पर क्या बनेगा, इस पॉइंट को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो देखिए क्या बनेगा, यहां पर ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। ब्रोकन क्रिमिनल्स, हाँ श्योरली ब्रोकन बाय सम क्रिमिनल्स हो सकता है, लेकिन क्रिमिनल्स ब्रिज को नहीं तोड़ेंगे, ये कोई क्राइम कमिट करेंगे जिसमें किसी को मारना, किसी ह्यूमन लाइफ को लेना जिसे कहते हैं, ये सारे वर्ड ज्यादा जो है सही बैठते हैं। अब यहां पर ऑक्यूपाइड बाय सम रोग एलिमेंट्स भी हो सकता है, रोग एलिमेंट्स के द्वारा, रोग का मतलब जनरली बदमाश होता है, शैतान होता है या भटके हुए लोगों को आप क्या कहते हैं, रोग कहते हैं। रोग मीन्स जनरली शातिर लोगों को, क्रिमिनल्स को भी कहा जाता है। तो ये रोग जो वर्ड है, ये दोनों वर्ड आपस में, ये दोनों वर्ड्स क्या हैं, दीज टू वर्ड्स आर सिनोनिम्स, ठीक है। तो यहां देखिए सैबोटाज्ड, ये वर्ड बहुत हद तक सही बैठ रहा है क्योंकि सैबोटाज का मतलब ही होता है किसी चीज को खराब कर देना, जानबूझ करके पब्लिक डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी जो होता है वो सैबोटाज्ड वर्ड से हम जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए सैबोटाज वर्ड सबसे बेहतर आंसर बैठ रहा है। और फिर एंटी सोशल एलिमेंट, जाहिर सी बात है जो सामाजिक तत्व नहीं होते हैं, असामाजिक तत्व होते हैं, उनके लिए एंटी सोशल, और उसके साथ देखिए एलिमेंट्स शब्द का भी यूज किया जाता है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन जो होगा ज्यादा बेहतर आंसर बैठ सकता है, क्योंकि थ्रेटेंड का मतलब तो डराना है और आप किसी नॉन लिविंग चीज को डरा थोड़ी सकते हैं, तो इसीलिए ये वर्ड इतना अच्छा आंसर नहीं बैठेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके बेस पर आंसर क्या निकला। एग्जैक्टली जैसा भी मैंने बताया था कि ब्रिज को 100% सैबोटाज किया गया है, मतलब जानबूझ के तोड़ा फोड़ा गया है, किसी तरह से उसको जो है नुकसान पहुंचाया गया है कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा, जिनकी वजह से कई लोगों की जो है डेथ हो गई आने वाले समय में। अब वाक्य का मीनिंग जो है वो बिल्कुल सही बैठ जा रहा है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट्स सी कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द बेस्ट पॉसिबल मीनिंग ऑफ द वर्ड इन बोर्ड, जो वर्ड बोर्ड में है उसका बेस्ट पॉसिबल मीनिंग आपको डिसाइड करना है, ठीक है। अब यहां देखिए बेस्ट पॉसिबल मीनिंग में यहां पर फोर्थ क्या कह रहा है, द स्टील वर्क्स विच स्प्रॉल्ड अक्रॉस 11 स्क्वायर किलोमीटर्स हैड बीन द साइट ऑफ फियर्स फाइटिंग फॉर वीक्स। जो स्टील वर्क्स थे, जो स्टील के द्वारा, स्टील वर्क्स देखिए क्या होता है, जहां आयरन स्टील की फैक्ट्री होती है वहां लिखा होता है आयरन स्टील वर्क्स, ठीक है, मतलब स्टील या आयरन से संबंधित कार्य वहां होता है, ठीक है, ये मीनिंग निकलता है। तो कह रहा है जो स्टील वर्क्स थे, जो आयरन से, स्टील से संबंधित इंडस्ट्री की चीजें पड़ी होंगी, सामान फैला होगा, वो विच स्प्रॉल्ड अक्रॉस, जो कि फैला हुआ था 11 स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया में, वो एक साइट था जहां पर बहुत फियर्स फाइटिंग का मतलब है बहुत भयानक लड़ाई हो रही थी, बहुत तेज लड़ाई वहां पर वॉर हो रही थी, फाइटिंग हो रही थी कई हफ्तों से। जाहिर सी बात है दो पक्षों के बीच में अगर वॉर या लड़ाई हुई होगी तो जाहिर सी बात है वहां पर अगर कोई स्टील वर्क प्लांट था या ऐसा था तो तोड़फोड़ हुई होगी, चीजें बिखरी पड़ी होंगी। तो बिखरी हुई फैली हुई पड़ी हैं, इसके लिए स्प्रॉल्ड वर्ड यूज किया गया है। तो अब इसके पर्यायवाची के रूप में हमें देखना है कौन सा बेस्ट पॉसिबल है। ऑब्जर्व्ड है, दूसरा स्प्रिंकल्ड है, तीसरा स्प्रेड आउट है, चौथा पुल ओवर है और लास्ट है डैम्ड।
देखिए वर्ड्स के मीनिंग भी पता होना बहुत आवश्यक होता है, वरना आंसर डिसाइड करना आसान नहीं होगा फिर, तो वो हमें ध्यान में रखना होगा। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या बनता है। देखिए आंसर क्या निकला यहाँ पर, स्टील वर्क्स जो है वो स्प्रॉल्ड थे, मतलब स्प्रेड आउट थे, मतलब फैला पड़ा था स्टील का प्लांट और स्टील की चीजें, और जो है बहुत सारे स्टील की चीजें रही होंगी, इक्विपमेंट्स रहे होंगे जो 11 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैले हुए मिले थे। वो जो जिस जगह पे वो एक साइट रहा था लड़ाई झगड़े का, मतलब फियर्स बैटल का या फाइटिंग का कई हफ्तों तक। अब यहां पर जो है स्प्रेड आउट वर्ड का मतलब स्प्रॉल्ड मीनिंग को बिल्कुल सही बता रहा है, जबकि स्प्रिंकल्ड का मतलब होता है छिड़कना, स्प्रे करना, ठीक है। जैसे वाटर स्प्रिंकलर होते हैं गार्डन में लगाए जाते हैं ऑटोमेटिक चलने वाले, वो घूमते जाते हैं और चारों तरफ जो है वाटर की ड्रॉपलेट्स फेंकते जाते हैं, पूरे गार्डन में सब जगह पानी पहुंचता जाता है, उससे सींचने का एक तरीका होता है, स्प्रिंकलर कहते हैं उसको, ठीक है। कई कई बड़ी बड़ी इमारतों में भी स्प्रिंकलर्स लगे होते हैं, अगर रात को कहीं किसी जगह पे कोई आग वाग लग जाए, बड़ी बिल्डिंग है, तो ऐसे में क्या होता है वो स्प्रिंकलर्स ऑन हो जाते हैं और पानी के फव्वारे जो है हर जगह खुल जाते हैं, जिसकी वजह से आग को बुझा दिया जाता है। और यहाँ पर स्प्रेड आउट मीनिंग में सही रहेगा। डैब्ड का मतलब होता है टू पैट, धीरे से किसी को थपथपाना जिसे कहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड डैबिंग कहा जाता है, ठीक है। जैसे चोट लगती है तो मलहम या दवाई को अगर बहुत जोर से खराब जख्म है तो ऐसे हल्के से रुई से उसको धीरे धीरे कॉटन से जो है डैब कर दिया जाता है दवाई को, क्योंकि ज्यादा देर से आप उसको जो है अब्रेज करेंगे या उसको जो है रगड़ेंगे तो दर्द होगा, तो हल्के से डैब कर दिया जाता है। डैबिंग मतलब थपथपाना जिसे कहते हैं, दैट इज डैबिंग कहलाता है। अब देखिए रेफरेंस में क्या दिया हुआ है कि स्प्रॉल्ड जो है उसका मतलब स्प्रेड आउट ओवर अ लार्ज एरिया इन एन अनटाइडी एंड इरेगुलर वे। अनटाइडी और इरेगुलर वे में अव्यवस्थित तरीके से, बहुत खराब तरीके से कोई चीज का बिल्कुल फैला होना बहुत बड़े एरिया में स्प्रॉल्ड कहलाता है, ठीक है। तो आंसर क्या निकला, दैट इज स्प्रेड आउट, ठीक है। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेट्स सी कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम लॉजिक को ही लेकर के बनाया गया है। वर्ड मीनिंग जो है, इन दोनों वर्ड्स के मीनिंग को आपको बेस्ट पॉसिबल मीनिंग ढूंढ करके इन ऑप्शंस में से डिसाइड करना है। द ड्विंडलिंग ग्रुप ऑफ आउटगन्ड फाइटर्स हैड हेल्ड आउट ड्रॉइंग रशियन एयर स्ट्राइक्स, आर्टिलरी एंड टैंक फायर बिफोर देयर गवर्नमेंट ऑर्डर्ड देम टू अबैंडन द प्लांट्स डिफेंस एंड सेव देमसेल्व्स। सेंटेंस कह रहा है कि ड्विंडलिंग के लिए देखिए वर्ड क्या आ गया है, रिड्यूस, इंप्रूव्ड, डिमिनिशिंग, अबेटेड या नन ऑफ दीज। मतलब सेंटेंस में यहां पर जो लिखे हुए वर्ड्स हैं वो सही हैं, इनका बेस्ट पॉसिबल मीनिंग कोई और नहीं दे रहा है, तो नन ऑफ दीज भी आंसर हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर कह रहा है कि ड्विंडलिंग ग्रुप था जो आउटगन फाइटर्स का, जो जिन्होंने एक जगह को जो है रोक करके रखा था, हेल्ड करके रखा था, फाइटर्स हैड हेल्ड आउट, जो करके रखा था उस जगह को कब्जा करके, वो ड्राइंग रशियन जो एयर स्ट्राइक्स को रशियन के और आर्टिलरी जो फायर वहां पर हो रहा था, टैंक फायर हो रहा था, उन्हें रोक करके रखे हुए थे जो जिन फाइटर्स ने, बिफोर, जब तक वो वहां पर तब तक रहे या आउटगन्ड हो गए, मतलब हरा दिए गए और वहां से हट गए जब उनकी गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कि भाई प्लांट के डिफेंस को छोड़ो और अपनी जान बचाओ। जब तक ये नहीं आया था ये बात कि भाई उस जगह को छोड़ के आप हट जाइए, अपनी जान बचाइए, तब तक वहां पर हारे हुए थके हुए जो फाइटर्स थे उन्होंने उस रशियन जो जगह को कैप्चर कर रखा था, ठीक है। ये सेंटेंस का मीनिंग है कि उस जगह को कैप्चर कर रखा था। अब देखिए यहां पर ड्विंडलिंग का मतलब रिड्यूस, सेकंड ऑप्शन देखिए क्या है, इंप्रूव्ड, तो इंप्रूव्ड तो हो नहीं सकता क्योंकि इंप्रूव्ड का मतलब तो सही बैठेगा नहीं। डिमिनिशिंग का मतलब है कोई चीज अगर धीरे धीरे धूमिल होती चली जा रही है, उसकी जो पकड़ है वो कमजोर होती चली जा रही है, तो दैट इज कॉल्ड डिमिनिशिंग, ठीक है। चमक का खत्म होना जिसे कहते हैं डिमिनिशिंग कहलाता है, ठीक है। जैसे कोई मोमबत्ती में जो लौ है वो धीरे धीरे बुझती चली जा रही है तो हम कहते हैं कि वो डिमिनिश होती चली जा रही है, ठीक है, रिड्यूस होते चले जाना। अबेटेड का मतलब थक जाना, हार जाना या थम जाना होता है। और इसी तरह से जो है ये आउटगन्ड फाइटर्स का मतलब है एम्ड फाइटर्स, सक्सीडेड फाइटर्स, वन फाइटर्स या सरपास्ड फाइटर्स, ठीक है। इनमें से कोई दो वर्ड्स ऐसे हैं जो बिल्कुल सही बैठेंगे, भाई ये तो आंसर कैंसिल हो गया। उसके बाद डिमिनिशिंग जो है लॉ या फ्लेम के लिए कहते हैं, वन इसके साथ सही बैठेगा नहीं, मतलब ये या ये में से कोई एक आंसर हो सकता है, वरना नन ऑफ दीज। तो चलिए देखते हैं अब इसके बाद आंसर और एक्सप्लेनेशन को क्या हो सकता है। मीनिंग के बेस पर देखिए आंसर एक्सप्लेनेशन क्या निकलता है कि द ड्विंडलिंग ग्रुप ऑफ आउटगन्ड फाइटर्स, मतलब अबेटेड, अबेटेड का मतलब क्या है देखिए, ड्विंडलिंग का मतलब अबेट मींस रिड्यूस इन साइज, अमाउंट या स्ट्रेंथ, मतलब थके हुए, और आउटगन्ड मतलब जिनको हरा दिया गया था, सरपास इन पावर एंड स्ट्रेंथ,
तो जो ड्विंडलिंग मतलब कम थोड़े बचे हुए, अबेटेड मतलब रिड्यूस्ड, भाई मैक्सिमम लोग लड़ाई झगड़े में जब दो कंट्रीज के बीच में वॉर होती है तो मरते हैं, दोनों तरफ के फाइटर्स मरते हैं, दोनों तरफ के सोल्जर्स मरते हैं। तो जो बचे खुचे थोड़े ड्विंडलिंग, जो अबेटेड, रिड्यूस में साइज में, अमाउंट में, स्ट्रेंथ में, जो कुछ बचे हुए ग्रुप थे हारे हुए फाइटर्स के, जिन्होंने उस जगह को जो है होल्ड करके रखा होगा, वहां पर किस तरह से कायम रह रहे थे, अपने आप को जो है उस जगह को रोक करके रखा हुआ था, दुश्मन के कैप्चर में जाने से रोक के रखा था, उनको जो है ड्रॉइंग रशियन स्ट्राइक्स और एंटी टैंक फायर को जो झेल रहे थे, उनको जो है वहां से हटने के लिए उनके गवर्नमेंट ने कह दिया और प्लांट को, डिफेंस को छोड़ देने के लिए कह दिया और कहा गया कि अपने आप को बचाओ, सरपास करने को कह दिया गया, मतलब वहां से जो थके हुए फाइटर्स थे उनको वापस बुला लिया गया। हेल्ड आउट का मतलब जो रेजिस्ट कर रहे थे, ठीक है, डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेज में, बुरी परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में भी लड़ाई कर रहे थे, वहां पर टिके हुए थे, उनको वापस आने को कह दिया गया, प्लांट को छोड़ने के लिए कह दिया गया, क्योंकि वो पूरी तरह से रिड्यूस हो चुके थे साइज में और साथ में थक चुके थे, ठीक है, हार चुके थे। अच्छा, आउटगन का मतलब बीटन या सरपास इन पावर और स्ट्रेंथ होता है, इसीलिए ये ऑप्शन सबसे बेहतर ऑप्शन जो बचे हुए ऑप्शन है उनमें से साबित होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 6 क्वेश्चन देखिए, अगेन वी हैव 5 ऑप्शंस और इसमें वर्ड के मीनिंग्स को इन चारों ऑप्शन से देख करके हमें बैठाना है। हिज एम्बिगुअस नेचर, ब्लाइट नेचर, या वल्नरेबल नेचर, या अनएम्बिगुअस नेचर, या करप्ट नेचर मेड हिम द मोस्ट हेटेड, अंडरस्टैंडिंग, या एक्सेप्टेबल, या रिवर्ड, या पॉपुलर पर्सन इन द एंटायर इंडस्ट्री, ठीक है। उसके एम्बिगुअस नेचर ने, ब्लाइट नेचर ने, वल्नरेबल या अनएम्बिगुअस या करप्ट नेचर ने उसको पूरी इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा हेटेड या अंडरस्टैंडिंग या एक्सेप्टेबल या रिवर्ड या पॉपुलर व्यक्ति बना दिया। ये सेंटेंस का हिंदी का ट्रांसलेशन बैठा है, ठीक। अब देखिए जो पॉइंट्स हमने बताए इनके आधार पे हमें आंसर को डिसाइड करना होगा। वर्ड मीनिंग यहां पर सारा खेल चलता है, वर्ड मीनिंग का भाई कई बार वर्ड के मीनिंग से मैच होकर के ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों से देख करके आंसर निकाला जाता है, जैसा कि इसमें है, ठीक है। तो उसका एम्बिगुअस, एम्बिगुअस याद रखिएगा, एम्बिगुअस का मतलब होता है दो तरफा एटीट्यूड, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब जो क्लियर ना हो, मतलब बेमान एटीट्यूड, ठीक है। तो जब हम कहते हैं एम्बिगुअस नेचर, तो अगर उसका एम्बिगुअस नेचर था तो एम्बिगुअस नेचर जो है उसको सबसे हेटेड पर्सन इंडस्ट्री में बना देगा, ये भी पॉसिबल हो सकता है आंसर कुछ हद तक निगेटिव सेंस में जाए। ब्लाइट का मतलब होता है करप्ट नेचर जो है, और करप्ट, ब्लाइट का मतलब होता है किसी को करप्ट करना, खराब करना, बर्बाद कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। तो अगर ऐसा है तो वो व्यक्ति अंडरस्टैंडिंग तो हो नहीं सकता। वल्नरेबल का मतलब कमजोर होना होता है, तो कमजोर व्यक्ति को एक्सेप्टेबल लोग नहीं करेंगे। अनएम्बिगुअस का मतलब होता है ईमानदार। एम्बिगुअस का मतलब है दो तरफी बात करने वाला, नेताओं की तरह पॉलिटिक्स खेलने वाला, और एम्बिगुअस की जगह पे अनएम्बिगुअस लिखेंगे, मतलब ईमानदार, ऑनेस्ट, टू द पॉइंट बात करने वाला, क्लियर एटीट्यूड नेचर वाला व्यक्ति, डायरेक्ट बात करने वाला व्यक्ति। और रिवर्ड का मतलब होता है ऑनरेबल या जिसको रेस्पेक्ट दिया जाए। तो जाहिर सी बात है ये फोर्थ ऑप्शन सबसे बेहतर आंसर देखिए हो सकता है कि उस व्यक्ति का डायरेक्ट, ऑनेस्ट, स्मार्ट और सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर जो था, उस नेचर ने उसके लोगों के बीच में उसको सबसे ज्यादा सम्मानित व्यक्ति बना दिया। सम्मानित की अंग्रेजी क्या हो गई? रिवर्ड हो गई। तो इसके बेस पर देखिए आंसर क्या हो गया, दैट इज फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। और देखिए यहां मीनिंग भी है, ब्लाइट का मतलब डिस्ट्रॉय हो गया, इनफैक्ट या स्पॉइल या करप्ट हो गया। एम्बिगुअस का मतलब हो गया ऑनेस्ट हो गया, अनसर्टेन या कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया। वल्नरेबल का मतलब डिफेंसलेस या एक्सपोज हो गया, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी काफी हद तक जो है। अब हम आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जिसके बाद जो है सेशन ओवर हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन देखिए, ये भी वोकैबुलरी बेस्ड है। समटाइम्स अ डिप्लोमेटिक आंसर, सॉल्यूशंस, रेजोल्यूशन या पॉसिबिलिटी या आइडिया may not work out in a particular situation as we see in the case of Russia-Ukraine conflict. रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई झगड़े में कभी कभी ऐसा देखा गया है यहां पर ऐसी सिचुएशन में कि डिप्लोमेटिक जो आंसर, सॉल्यूशंस या रिजोल्यूशन या पॉसिबिलिटी या आइडिया जो है वर्कआउट नहीं करता, मतलब कारगर सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कारगर सिद्ध ना हो, डिप्लोमेटिक कोई सॉल्यूशन ना मिल पाए जो है,
जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है रशिया और यूक्रेन की लड़ाई के बीच में, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर आंसर तो क्वेश्चन का होता है, सॉल्यूशंस हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पर आर्टिकल अ लिखा है और आर्टिकल अ के बाद ये जो वर्ड है ये क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव जो होता है उसके बाद नाउन आता है। तो यहां पर एक नाउन होना चाहिए और वो नाउन होना चाहिए कैसा, सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि क्या लगा है, आर्टिकल अ लगा है। और ये यहां पर देखिए प्लूरल है, ये प्लूरल की वजह से आंसर नहीं हो सकता, वरना यही हो सकता था। तो इसके हिसाब से पॉसिबिलिटी, आइडिया या रेजोल्यूशन की बात की जाए तो सबसे सही ऑप्शन बैठता है रेजोल्यूशन, क्योंकि रेजोल्यूशन का मतलब क्या है, अ फर्म डिसीजन टू डू और नॉट टू डू समथिंग। कह रहा है कि किसी प्रकार की डिसीजन लेने की ताकत, फर्म मतलब बिल्कुल दृढ़ निश्चय से कि क्या किया जाए, इस तरीके का कोई डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन मतलब फर्म सॉल्यूशन जो है वर्कआउट नहीं करेगा, कभी कभी किसी सिचुएशन नहीं करता है, जैसा कि हमें रशिया और यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट में दिख रहा है कि कोई डिप्लोमेटिक तरीका जो है वो सामने नहीं आ रहा है जिससे समस्या का समाधान निकाल सकें, ठीक है। तो देखिए यहां पर ये सिंगुलर होने की वजह से ये वर्ड सबसे सही बैठ गया। मतलब फिल इन द ब्लैंक्स में भी ग्रामर के साथ साथ हमें मीनिंग भी देखना पड़ता है, दोनों जब कंबाइन होते हैं तो आंसर का डिसीजन लेना एक्यूरेट होता है, ठीक है, अदरवाइज ये प्रॉब्लमैटिक होता है। तो देखिए आज के सेशन में कितने सारे वोकैबुलरी और ग्रामर के पॉइंट्स हमने डिस्कस किए जो फिल इन द ब्लैंक्स के बेस पर आपके सामने प्रस्तुत किए गए थे, ठीक है। आई होप आज का सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा हो। दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड टेक केयर।